कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, यही पढ़ा जा रहा था। क्या पढ़ा जा रहा था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 10th की जो है साइंस पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़ाया गया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, उसके बारे में पढ़े थे, उसके गुण पढ़े थे, क्या क्या होता था। प्रकाश का परावर्तन बताया गया था, क्या होता था जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती थी तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता था, परावर्तित हो जाता था। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती थी, प्रकाश का परावर्तन। दोनों नियम पढ़े थे। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता था। दूसरा नियम पढ़े थे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर उसके बाद दर्पण पढ़े थे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हमने तीनों मिरर पढ़े थे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते थे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़े थे। उत्तल दर्पण कैसे होते हैं, अवतल दर्पण कैसा होता है, ये भी पढ़ा गया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब बनने के नियम के पहले हम लोग पढ़े थे कि उस पर लाइट कैसे रिफ्रैक्ट की जाती थी। हम लोग पढ़े थे कि जो भी लाइट मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती, फोकस से होकर। जो फोकस से होकर जाती थी वो क्या हो जाती थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। तीसरा नियम पढ़े थे, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती थी वो पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती थी। बाकी ये भी पढ़ लिए थे, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव क्या उसी का मध्यबिंदु, दर्पण के द्वारक का मध्यबिंदु ध्रुव कहलाता था। मुख्य अक्ष क्या होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग पढ़े थे। सेंटर और पोल से होकर जाने वाली लाइन क्या कहलाती थी, मुख्य अक्ष कहलाती थी। ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। फोकस दूरी क्या होती थी, हमने कहा था फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती थी, फोकस दूरी कहलाती थी। और बाकी सारी चीज़ें पढ़ते रहे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता, तो हम लोग देखे थे, पहले हम अनंत पे रखते थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। फिर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आते थे तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव बीच में बनने लगा था, छोटा बनता था। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले आते थे तो प्रतिबिंब भी उसी के नीचे उसी के इक्वल और उल्टा बनता था और वास्तविक ही बनते थे, क्योंकि हर बार प्रकाश किरण वास्तव में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते जाते थे, इमेज हमसे दूर भागती जाती थी। फिर इमेज को हम लोग क्या देखे थे कि जब उसको क्या करते थे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब बड़ा बनने लगा था, फिर उसको फोकस पे ले आते थे तो अनंत प्रतिबिंब हमारा इमेज कहाँ पहुँच गई थी, इन्फिनिटी अनंत पे पहुँच गई थी। उसके बाद क्या देखे थे कि उसको फोकस और पोल के बीच में रखे थे तो दर्पण के पीछे बन रहा था, सीधा और आभासी था, वर्चुअल बनता था। फिर हम लोग ये भी देखे थे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक। मैंने कहा था वास्तविक क्या, जब वास्तव में इंटरसेक्ट करे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद। आभासी कब होता था, जब ऐसा महसूस हो हमको ना, तो उसको क्या कहते थे, आभासी कहते थे। ये भी बताया गया था वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जैसे सिनेमा घरों में, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारे पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में भी पढ़े थे, उसमें देखे थे फोकस और ध्रुव के बीच में ही कहीं ना कहीं बन रहा था। चाहे वस्तु कहीं भी हो, अनंत पे हो फोकस पे बनती थी, अनंत से हटा लेते थे तो ध्रुव और फोकस के कहीं बीच में बनती थी। इसके बाद हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन भी पढ़े थे, रेखीय आवर्धन। हमने कहा था ना, इमेज और हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उन्हीं का जो रेशियो होता था प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते थे, रेखीय आवर्धन कहते थे। ये भी पढ़ लिए थे। हम लोग दर्पण के फार्मूले को भी प्रूव किए थे। मिरर फार्मूला क्या होता है बताया गया था, 1/f = 1/v + 1/u। इसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन रेखीय आवर्धन में भी प्रूव किए थे। m = क्या था, v/u। ये सारी चीज़ें हो गई थी। साइन ऑफ कन्वेंशन भी सीखे थे, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको निगेटिव लेंगे। हमने कहा था जो भी इंसिडेंट रे आपतित किरण के विपरीत जो भी पोल से दूरी मापेंगे वो निगेटिव होगी। ऊपर जो सीधी ऑब्जेक्ट रखी होगी प्लस में होगा, जो नीचे होगा उल्टा होगा उसको निगेटिव लेंगे। तो सारी चीज़ें सीख लिए थे हम लोग। ये इतना ही पढ़ा गया था। अब उसके भी न्यूमेरिकल, चूँकि दोनों जुड़े हुए हैं। हमने रिफ्लेक्शन सीखा था, जब क्या होती थी, कोई भी रे आप किसी पॉलिशदार सरफेस पे पड़े परावर्तित हो। अब हमने कहा कोई पॉलिशदार सरफेस ना हो, कोई ऐसा सरफेस हो जो पॉलिश ना हो। जैसे हम कहते कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही, कहाँ से आ रही, एयर से आ रही। अब दूसरा कोई गुटका कांच का बड़ा सा मिल जाए, अब उस कांच में भी होकर प्रकाश जाएगा, फिर अगला निकलेगा। इतना बड़ा कांच का गुटका बीच में पड़ा, मान लीजिए ये कांच का स्लैब होता, टुकड़ा होता, रे ऑफ लाइट आती, इस पे पड़ती और फिर इसके अंदर से होते हुए निकल जाती। तो ये मीडियम एयर था बीच का, अब ये मीडियम क्या है, ग्लास है। और चूंकि पॉलिश है नहीं तो इसका इससे भी होकर जाएगा रे ऑफ लाइट। तो ये घटना हम देखते हैं किसमें, कि इस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जब देखो ये सब नेचर के रूल हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि जब रे ऑफ लाइट इससे इसमें जाती है, क्योंकि किसी भी एक मीडियम में प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो इसमें ये सीधी रेखा में ऐसे चल रहा था। जब इस पे किसी भी एंगल पे ये इस पे इंसिडेंट हुई, आपतित हुई, तो जब देखा गया कि इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट चली, अब वो अपने मीडियम के अंदर सीधी चल रही, लेकिन
यहाँ से जब इंटरफेस वाली इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा क्या हो गई, मुड़ गई, इसका डेविएशन हो गया। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित हो जाती है, और इस विचलन के कारण प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। और इस चाल बदलने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो हम लोग दो बना सकते थे। हमने कहा एक ये मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को एक दूसरे से अलग करे। हमने कहा एक मीडियम ये एयर था, दूसरे ये मीडियम क्या है, ग्लास है। ग्लास हो सकता है, वायु कांच भी ग्लास है। इसके साथ क्या ले सकते थे, वाटर भी ले सकते थे, तेल भी ले सकते थे, तारपीन वगैरह कुछ भी ले ले, बेंजीन ले ले, कोई भी मीडियम हो। हमने कहा एक इस समय क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। पहला मीडियम 1, ये मीडियम 2 क्या है, ग्लास है। हमने कहा एक रे ऑफ लाइट आई। अच्छा, ये तो रे ऑफ लाइट उसी नियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, आपतित हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं, इंसिडेंट हो रही, आपतित हो रही। और इसको इस पॉइंट पे हम एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रा कराते हैं, वो क्या कहलाता है, सब लोगों ने खूब पढ़ा है, नॉर्मल कहलाता है। इसको थोड़ा एकदम परपेंडिकुलर रहे, टेढ़ा हो गया ना, ये कैसा है, परपेंडिकुलर। अब हमने देखा कि जो ये आप लाइट है, अच्छा बताओ किसी भी एक मीडियम में वो कैसी चलनी चाहिए थी, सीधी चलनी चाहिए थी, सीधी जाती। हम कहते हैं ये ऐसे ही चली जाती, क्योंकि ऐसे ही जाना चाहिए था, हम लोग नियम पढ़े हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती, क्योंकि देखो उसका कारण क्या है। ये हमने कहा गिलास, हमने मीडियम को अलग करने के लिए कुछ दिखा दिया। गिलास ले लो, नहीं वाटर ले लो, वाटर को डार्ट में दिखाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये है ना, गिलास को ऐसे दिखा देते हैं। जब गिलास दिखाना होता तो हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे, ये गिलास को दिखाएगा। अभी वाटर लिए तो डार्ट में दिखा दी। तो अब देखो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो सीधी चलती थी तो ये देखो ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती। होता क्या है, ये सीधे ना जाकर देखते हैं कि जब एयर से वाटर में जाती है तो ये चूंकि पूरा नॉर्मल है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है। तो जो इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये थोड़ा क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, झुक गई। ये ऐसे झुकी और सीधी निकल गई। अब ऐसा नहीं कि झुकते हुए जाए, अब एक बार केवल इस पॉइंट पे ये ऐसे जाना था, ये यहाँ से ऐसे बेंड हुई और सीधे चली गई। क्यों, क्योंकि मीडियम सेम है। अब जब मीडियम फिर बदलेगा तब वो फिर हो सकती है बेंड होगी, हर बार बेंड होगी। कैसी कंडीशन पे, एक बार देखे जब इससे यहाँ गई तो क्या हुई, बेंड हुई, और ये बेंड होने के बाद ऐसे सीधे निकल गई। अच्छा बताओ, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो भी एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। इसको किससे दिखाते थे, आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कौन सी रे, इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड। ये अपवर्तित हुई है, परावर्तित हुई नहीं। इस रे को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ये हमारी कौन सी थी, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। अब थोड़ा हम स्लोली पढ़ाएंगे ना, बहुत बच्चे कह रहे थे सर अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, थोड़ा आराम से ना, तो आराम से चलते हैं। डाटा सबको बहुत बढ़िया मिलता है, आराम से देखियो। ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे, लिख दे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्ट हुई ना, इसलिए इसको कौन सी रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड। अब बताओ, सबको पता है रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का बना कोण, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आर से दिखाते हैं। ये आर क्या हुआ, तो हम दोनों लिख लें। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहा जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसके बाद एक तो ये कारण हो गया। इस मीडियम में इसकी चाल कुछ अलग होगी, क्योंकि मीडियम बदलने पर इनकी चाल भी क्या होती, बदल जाती है। हम लोगों ने देखा क्या कि मीडियम बदलने से उनकी चाल भी बदल जाती है। इसमें इसकी चाल हो गई V2 हो गई। यहाँ चाल कितनी थी, V1। यहाँ पे रे ऑफ लाइट की चाल कितनी, V2। और अच्छा बताओ, ये अपने मार्ग से इतना डेविएशन हुआ, इसका डेविएशन मतलब विचलन हुआ।
तो इस विचलन के कारण ये वाला एंगल देखो, ये ऐसे था और ऐसे हुआ या घूमा, तो ये वाला एंगल भी तो कुछ बन रहा है। ये कौन सा एंगल है? अपने मार्ग से इसका डेविएशन हुआ है, तो कौन सा एंगल होगा? डेविएशन एंगल होगा, डेविएशन एंगल। और डेविएशन एंगल को हिंदी में कहते हैं विचलन कोण, अपने मार्ग से विचलित होगा, इसीलिए कहते हैं ना विचलन नहीं होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, या डेविएशन एंगल मैंने ऐसे लिख दिया। आप लोग व्याकरण त्रुटि उसमें सही लिखना तो लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण, ठीक है। और विचलन कोण को किससे दिखाते हैं? डेल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और ये एंगल ऑफ कौन सा हो गया? इंसिडेंट, है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, तथा आपतन बिंदु। अब इसमें हमने तीनों नियम बने। तो एक चीज और देखते हैं, क्या कौन सा मॉडम कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर, किसको कहा जाएगा? फिर बताया गया कि जिस मीडियम में प्रकाश की चाल, स्पीड, रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, वो उतना डेंसर होगा। जो मीडियम जितना रेयरर होगा उसकी चाल उतनी ज़्यादा होगी। वैसे भी सबको पता है, आपको दौड़ना है, एयर में बढ़िया दौड़ रहे हैं, पानी में दौड़ना पड़ जाए, क्योंकि पानी एयर की अपेक्षा क्या डेंसर है, तो थोड़ा कम चल पाएंगे। तो जब हम लोग की ये हालत है तो लाइट की भी तो कुछ कम होगी स्पीड। तो लाइट भी क्या रेयरर में बहुत स्पीड में रहती है, जितना मीडियम डेंसर मिलता जाता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती जाती है? कम होते जाती है। तो जितना मीडियम डेंसर होते जाएगा उसकी लाइट की स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात समझ पाए? तो अगर हम कह दें ये दूसरा मीडियम वाटर है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर की अपेक्षा क्या है? कम है, सबको पता है। तो जब इसकी अपेक्षा इसमें कम है तो ये मीडियम कैसा है? डेंसर है। तो वाटर वैसे भी डेंसर, सबको पता है। वाटर क्या है? डेंसर है। डेंसर को कहते हैं सघन। वायु क्या हो जाएगी? विरल। विरल क्यों? क्योंकि जिस माध्यम में, और फिर एक नियम और बना है, हम क्या देख रहे हैं कि वायु कैसा था? वायु तो लिख ही दिए थे ना, ये वायु है, इसको हमने कहा विरल है। विरल मतलब रेयरर है। विरल को क्या कहेंगे? रेयरर। अब हम देख रहे हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू कहाँ गई, देखो ये रेयरर टू डेंसर, तो क्या हुआ? ये नॉर्मल था, इस बार हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। देखो जाना सीधे चाहिए था, जाना कैसे चाहिए था? सीधे। और ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? देखो जाना सीधे चाहिए था, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। देखो नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये नॉर्मल था हमारा, और ये नॉर्मल की तरफ झुकी है। तो हम क्या देख रहे हैं? रेयरर टू डेंसर जब रे ऑफ लाइट जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही। फिर हमने देखा अगली बार कि हम अगली बार लाइट को कैसे भेज रहे थे। अगली बार देखो इधर ही भेज दें कि एक फिगर और बनाए, चलो बना दें लेकिन मिटा देंगे ना उसको। हमने कहा एक और बनाए, इस बार हमने रे ऑफ लाइट को डेंसर टू रेयरर भेजा। ये हमने वाटर बनाया। अब सबको पता वाटर कैसा है? डेंसर है, क्योंकि भी देख लिए ना। हमने एक रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजा, ये इसके इंसिडेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कराएंगे, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा ना। तो ABC के हिसाब से भेजते। ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट है, जब भी हम रे आपतित कराते हैं इंसिडेंट, तो अब ये इंसिडेंट रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड नहीं होगी ना, रिफ्लेक्टेड नहीं होगी पर अपवर्तित। अब अगली बार हम क्या देख रहे हैं? अच्छा बताओ, ये रे ऑफ लाइट जा रही तो जाना कैसे चाहिए था? जाना सीधे चाहिए था। देखो ये ऐसे सीधी चली जाती। क्यों? क्योंकि अगर कोई मीडियम दूसरा ना आता तो जाती सीधे। हम लोग क्या पढ़ लिए कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से डिवाइड हो जाती है, डेविएशन होता है, उसका विचलन होता है। तो यहाँ भी विचलन हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ विचलन? ये नॉर्मल था, इस नॉर्मल से इस बार नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुई। नॉर्मल अगली बार देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, इस बार नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुई, नॉर्मल से दूर हट गई, ये चली गई। अच्छा पहले जाती तो कैसे जाती? ये देखो यहाँ से देखने क्या लगेगा? ये है, ऐसी जानी चाहिए था, नहीं। अब हम ये रे ऑफ लाइट जब देखते हैं तो हमको क्या लगता है? ये देखो ये कहीं यहाँ से आ रही, देखो ये। अब चूंकि मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का पड़ा होता जल में, ये देखो अशोक बना देना, अशोक चिन्ह। मान लीजिए एक सिक्का पड़ा होता, लेकिन जब हम यहाँ पे आँख लगा के देखते तो रे ऑफ लाइट अब ये आँखें कहाँ से दिखाई देती? यहाँ से। तो बोलो सिक्का कहाँ दिखता? यहाँ दिखता। अच्छा ये बताएंगे कैसे, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट से फिगर बना नहीं सकते, तो एक और भेजते ऐसे, और फिर उसका रिफ्लेक्शन कराते, फिर दोनों के यहाँ मिला देते, तो सिक्का हमको तली से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता। तो ये बाद में समझाया जाएगा कि कैसे रिफ्लेक्शन में ये जो है धोखा होता है, कि कैसे उनके तल उठे हुए दिखाई देते हैं ना। तो केवल हम यहाँ पे ये इतना समझते हैं
कि इस बार नॉर्मल से क्या हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड हुई, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस बार बेंड टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ यहाँ झुकी थी और यहाँ नॉर्मल से दूर हट गई। हम क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो वो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। अब जब वही क्या होती है, डेंसर टू रेयर जाती है, देखो ये कैसा है, डेंसर, ये रेयर, तब क्या हो रही, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस बार क्या हुई, नॉर्मल से दूर हट गई। तो हम क्या कहेंगे, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो वह अभिलंब से दूर हटती है। हमने नियम बना लिए, हमने कहा प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे, उसको लिख लेते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोल गए, जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और जिससे उनकी चालें भी बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने इनमें देखा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चाल भी बदल जाती। फिर हमने ये भी कहा कि जो माध्यम जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ज़्यादा होगी। चूंकि निर्वात या वायु सबसे विरल होता है, इसलिए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा ली जाती है। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद किसी भी माध्यम में जाए तो उसकी चाल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये कितना कम या ज़्यादा लेंगे तो हम इन चालों का अनुपात ले सकते हैं। उन चालों के अनुपात को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका अपवर्तनांक कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसको दिखाता है, वो केवल उनके चालों की अनुपात को दिखाता है। रेशियो ऑफ द स्पीड है ना, अलग अलग मीडियम है ना, टू डिफरेंट मीडियम। तो मैं उनको लिखने के पहले इतना लिख दूं, यहाँ पे ये मैं मिटा दूं, देखो है, इसको मैं मिटाता हूँ, डिफिनेशन केवल लिखूं। हाँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हम लोग पहला लिखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। when a light passes from one medium to another medium its velocity, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमने कहा था ना वेलोसिटी भी चेंज होती है ना, इट्स वेलोसिटी चेंज। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, एक बार यहां से लिख सकते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार ये लिख देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि दिस फिनोमिनन, ऐसे भी लिख सकते थे, या लिख दे कि दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, दिस पूरा लिख दे, दिस फिनोमिनन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसी में हमने पढ़ा किया कि जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है उसके कारण क्या होता है, वो अपने मार्ग से उस डिवाइड हो जाती है, विचलित भी तो होती है। तो ये भी लिख लें, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, a ray of light is divided मतलब मुड़ती है ना, विचलित होती है, डिवाइडेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पाथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। व्हेन इट्स फॉल्स
when it falls on the surface of second medium of second, इधर लिख दे। जब दूसरे मीडियम के सरफेस पे गिरती तो क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा डिवाइड हो जाती है। दिस फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को भी वही कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, चाहे जहाँ लिखो, यहाँ भी इसको क्या कहेंगे आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी वाले भी क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से देखो दो माध्यम थे ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित इसी में जोड़ लेते हैं ना, वो भी विचलित हो जाती है, तथा उनकी चाल भी, तथा अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल बदल जाती है ना, बदल जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला क्या पढ़े थे, जब कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करती थी, डेंसर टू रेरर टू डेंसर जाती थी, तब क्या होता था, डेंसर टू रेरर जाती थी, सबको पता है। जब रेरर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड्स होगी, और जब रेरर टू डेंसर जाए तब नॉर्मल से दूर हटेगी। दो ही कंडीशन थी। विरल से सघन में जाते समय क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती, सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर हटती। मैं उनको भी लिख दूं कि वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अगला आप लोग नोट करेंगे क्या, कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर हटती है। रेरर टू डेंसर क्या होगी, बेंड्स नॉर्मल, है ना। और जब क्या होगी, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से दूर हटेगी। ये आप लोग लिखेंगे, है ना। रेरर टू डेंसर तो क्या होगा, बेंड्स टूवर्ड्स क्या, नॉर्मल, है ना। यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लो, आप लोग खुद ही लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। फिर अगला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम वही, पहला नियम वही जो पहले वाले दूसरा नियम था, समझ लो सेम, केवल वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। हम क्या देखते हैं कि प्रकाश, मैं फिगर थोड़ा सा बनाता हूँ, आप लोग समझिएगा, वो ध्यान रखना, बहुत बार काम आएगा। एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाते समय कब नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, कब नॉर्मल से दूर हटेगी, याद होना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट ले, ये इसको यार थोड़ा सा हम ऐसे ही ले लेते हैं, ये ऐसे ठीक रहेगा। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये रेरर है और ये डेंसर है, सघन है और ये क्या है, विरल है। कोई भी प्रकाश किरण आई, हमने कहा एक रे ऑफ लाइट ये है, ये इंसिडेंट हुई, और सबको पता है ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ना, तो ये नॉर्मल ही है इसका। और ये आप रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, देखो जाना चाहिए था कैसे, सीधे सीधे नहीं गई ना, ये ऐसे मुड़ी। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का बना कोण कौन सा होगा, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल कहाँ ढूंढे, नॉर्मल किससे ही एंगल देखे जाते हैं, ये नॉर्मल है, ये वाला डेविएशन होगा ना, कितना कुछ ज़्यादा नहीं मोड़ती है, इतना ज़्यादा भी डेविएशन ना कराओ। डेविएशन कितना ज़्यादा होता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसका डेविएशन कितना हुआ है, उसकी चाल में कितना अंतर आया, इस पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड, ये नॉर्मल है और नॉर्मल और इसके बीच का बना कोण आर हो गया। अगली बार ये रे ऑफ लाइट आई, हमने कहा इसको हमने थोड़ा, पहले इतना था, हमने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया,
अगली बार इसको हमने बढ़ा दिया, आर को आई को बड़ा कर दिया, आई को बड़ा करने पर क्या हो रहा है, ये ऐसे निकल गया। अगली बार और बड़ा कर दिया, कंडीशन थी हमारे पास, हम हर बार करते गए। अगली बार और बड़ा किए तो ये ऐसे जा रही। ये आई है और ये आर है। और जब हमने क्या किया, साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या किया, उसकी साइन से ना, और ये आर यहाँ साइन आई अपान साइन आर लिया, यहाँ भी साइन आई अपान साइन आर के। साइन सबको पता, बहुत बचपन में पढ़े होंगे, साइन आई अपान साइन आर। हमने कहा कुछ भी रखते, एंगल ये कुछ करते तो ये कुछ आता, उतने से रिफ्लेक्ट होती, ये कुछ करते ये कुछ आता। हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़ते थे, ये आई और आर इक्वल होते हैं, यहाँ इक्वल नहीं होते, लेकिन साइन आई और साइन अपान आर किया, साइन आई और साइन आर इन दोनों का रेशियो लिया, यहाँ भी साइन आई साइन आर, यहाँ भी साइन आई साइन आर, रेशियो लिया। देखो हर बार आई और आर को बदलना है, आई बदलने से आर बदल रहा है, आई बदलने से आर बदल रहा है, आई बदलने से आर बदल रहा है, लेकिन साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, ये जितना था हर बार उतना आया, ये कुछ भी आया। हमने कहा यहाँ मान ले हम 2/3 तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो ही नहीं सकता, लेस देन 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे लेस, हमने कहा था ना कि चाल की रेशियो लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाइट किस में होती है, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, वायु में होती है या वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है, और उसको हम मान लेते हैं 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेते हैं 1। अब किसी भी मीडियम में चाल उसकी घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चूंकि पता उससे ज़्यादा चाल अगर कहीं होती किसी मीडियम में, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आता, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होता ही नहीं। और किसी भी मीडियम में कितनी, हमने कहा वायु में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो अन्य किसी मीडियम में अगर हम कहते 2 है तो इसका मतलब उसकी चाल वायु से क्या हो गई, आधी हो गई। 3 है तो वायु से उसका 1/3 हो गया। तो ये दिखाता है क्या कि किस मीडियम में कितनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से क्या दिखा देता है, किस मीडियम में कितनी प्रकाश की चाल है, वो भी हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। यहाँ पे हमने कहा साइन आई अपान साइन आर किया, ये मान लीजिए आया 3/2, तो हर बार 3/2, ये हर बार वही है, हर बार 3/2, हर बार 3/2 ही आता रहा, ये बदला नहीं। हम आई और आर बदलते गए, लेकिन इनका जो ये रेशियो नहीं बदला, ये फिक्स रहा, और इस फिक्स को हम हर बार वही था, इसका नाम हम उठा के हमने कह दिया म्यू। क्या कह दिया, म्यू। तो इस म्यू, चूंकि ये कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, म्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहा गया स्नेल का नियम। ये साइन आई अपान साइन आर को क्या कहा गया, स्नेल का नियम। और इस कांस्टेंट को हम लोग कह दिए क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहे। क्या कहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ये कौन दिखाएगा? तो याद रखना, जो मीडियम रे ऑफ लाइट को उसके पाथ से उसका डिविएशन कराती है, विचलन कराती है, उस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। यहाँ किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी, ये तो सीधे जा रही थी, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, इसका डिविएशन, ये मुड़ती कहाँ है, मीडियम 2 में, तो यहाँ किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, मीडियम 2 के। ठीक है, तो किस मीडियम का हो रहा है, मीडियम 2 के, लेकिन किसके सापेक्ष हो रहा है, रिलेटिव मीडियम 1 के। क्यों? क्योंकि इसके कारण ये कहाँ से गई, एयर से इस वाले में गई, वाटर होता या ग्लास होता, कुछ भी होता, इसमें गई है, इसमें लाइट का डिविएशन हुआ है रे ऑफ लाइट का, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम, कुछ भी हो, रिलेटिव टू। यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम मेरा क्या है, एयर है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू, और इसको हम क्या लिखते हैं, वेयर म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने इसको फिर से तरीका चेंज किया लिखने का,
हमने कहा हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमको पता तो चले किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कहा हम इसको ऐसे लिखेंगे μ2 1 ऐसे लिखा जाता है, या इसको लिख देते हैं μ2 1, या कहीं कहीं बुक में म्यू की जगह n लिखा हुआ है तो ऐसे लिख देते हैं sin i अपान sin r, n लिखते हैं और इसमें ऐसे लगा देते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे μ1 2 ऐसे। ये सब लिखने के तरीके हैं, तो आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा लिख देंगे। हम यहाँ पे मान लो n लिख दें, ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। ये n है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसका? हमने कहा था जिस मीडियम में डेविएशन हो रहा है, किस मीडियम में हो रहा था? ये 1 था, ये 2 था, 2 का। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? 2 का। तो जिसका निकालना होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे बाद में, और जिसके सापेक्ष में, किसके रिलेटिव में निकालना है? 1 के। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये 2 है मीडियम, तो इसमें क्या 1 × 2 क्या हो गया? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको याद कर लेना, बहुत काम आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ना, किसके सापेक्ष? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। फिर हम इसको अगर लिख देते कि अगर पहला मीडियम एयर होता, क्या होता? एयर। दूसरा मीडियम क्या होता? गिलास होता। तब होता क्या? लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ना, मतलब 2 मतलब वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब क्या लिख देंगे? एयर। तो क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे। लिखने का तरीका हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के। तो हम इसको लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम किसके सापेक्ष ले रहे हो? पहले वाले के। पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? दूसरे माध्यम का। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। और हमने कहा था यही जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसकी दिखाता है? इनकी स्पीड ऑफ लाइट इसमें कितनी है और इसमें कितनी, उनके रेशियो को दिखाता है। ठीक है। अर्थात यही 1 × 2 या μ2 1 ये किसके बराबर होगा? इनकी लाइट की स्पीड के बराबर। और वो कैसे लिख सकते थे? हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या? 1 × 2 = स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट। तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। मैं मिटा दूं एक लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, अरे लिखे दिख ही रहा होगा ना। स्पीड 1 × 2 को क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लिखेंगे। अच्छा, 1 में मान लो स्पीड v1 होती, 2 में कितनी होती? v2 होती, तो कितनी आएगी? v1 अपान v2। ठीक है। पहले मीडियम में स्पीड कितनी? v1, दूसरे में v2, तो 1 × 2 = v1 अपान v2। अच्छा, पहला मीडियम क्या है? एयर या वैक्यूम। इसमें कितनी चाल होती है? सबको पता है 3 × 10⁻² मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये तो होती है। अब हम कहते हैं इसकी भी निकाल लें दूसरे में, तो दूसरे में उससे कम आएगी कि ज़्यादा? तो पहले में हमेशा ज़्यादा रहेगी v1, v2 कम ही आएगा। तो जब डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो चीज़ें याद करना अलग होता है, समझना अलग होता है, उसके कॉन्सेप्ट ये देखो, ये चीज़ें क्लियर कराते हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसी मीडियम का, सबको पता 1 से ज़्यादा होगा। जितना भी ज़्यादा है ये तुरंत दिखा देगा कि उसकी चाल उस मीडियम में उतनी ही कम है। बात समझ पा रहे हो? हम कह देते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 2 का मतलब क्या आता? सबको पता, पहले माध्यम में चाल कितनी होती?
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमको दूसरे मीडियम में चाल नहीं पता, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं 2 है, तो सबको पता है 2 इधर डिवाइड में आएगा। तो हम अगर V1 निकालेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो उसमें चाल कितनी हो जाएगी, पहले जितनी थी उसकी आधी 3 थी, 3 का आधा कितना करोगे 1.5, 1.5 × 10⁸ ऐसे पता चल जाएगा। चाल निकालना देखो कितना आसान हो गया, उसके क्या पता होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसका दूसरा नियम क्या है कि ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, और इस पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल, ड्रा किया गया नॉर्मल, तीनों कहाँ है, सेम प्लेन पे, जहाँ मैंने पहले भी बताया था। जब भी दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, सेम प्लेन पे। पिछला वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ भी देखो एक ही प्लेन पे दिखाया गया है, तो यहाँ भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ड्रा ऑफ द नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस इन अ सेम प्लेन, अर्थात आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। इन दोनों नियम को मैं लिखा देता हूँ, मिटा दूँ, उसके बाद दोनों नियम थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ लिख दे, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे, है ना। मैं फिगर मिटा देता हूँ, केवल नियम आप रिफ्लेक्शन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम लिखते। वैसे तुम लोग पढ़ ही लेना चाहिए था, लेकिन लिखे दे रहे हैं क्योंकि सर लिखाते नहीं। क्या बोलो, किसी भी एक माध्यम में ना, किसी भी एक वर्णीय प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए दोनों माध्यमों में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या मतलब वही साइन R और साइन I। आपतन, ज्या को साइन कहते हैं, ज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइन, और कोण क्या होता है, एंगल, तो एंगल ऑफ साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। ठीक है। इसके बाद इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, दी रेशियो ऑफ दी साइन ऑफ एंगल, वही साइन ऑफ एंगल आपतन कोण की ज्या, ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, दोनों क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है, लिख दें क्या, इज कांस्टेंट एनी गिवन टू मीडियम, कोई भी दो मीडियम है ना, फॉर एनी टू इज कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम, किसी भी दो माध्यमों में के लिए ना, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है फॉर द सेम कलर ऑफ लाइट। हमने कहा था नहीं, देखो किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, एंड फॉर द सेम कलर ऑफ लाइट, एंड फॉर द सेम ऑफ कलर लाइट, है ना, सेम कलर लाइट, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही जो कांस्टेंट रेशियो, उसी को हम क्या कहते हैं। और यहाँ देखो, का अनुपात नियत होता है, और इन्हीं का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम, है ना, स्नेल का नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है।
क्या कहलाता है? का अनुपात स्नेल का नियम कहलाता है। और ये क्या कहेंगे? यह अपवर्तनांक कहलाता है, यह अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ भी कह सकते हैं दिस इज कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ ना। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? एनी टू मीडियम में क्या साइन आई, अभी पढ़ा चुके हैं, सब हो गया है, केवल लैंग्वेज लिखाई गई ना। 1n2r μ2 1r, जितनी तरीके से लिखना हो r और लिखना हो, बुक है जैसी इच्छा होती है वैसे दे देते हैं। इतने सारे तरीके से लिख लिए, इसमें से जो आपको अच्छा लगे 1 2 3 4, जिसमें से जो अच्छा लगे। बस एक चीज़ देख रहे हो कॉमन है 2, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो ऐसे है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, या वैसे बोलेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये लोग आप लोग लिखना सीख लिए हैं ना। और ये क्या होती है? उनकी चालों के अनुपात के बराबर होती थी, V1/V2। ये क्या है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में क्या? प्रकाश की चाल। खूब कर चुके हैं। अब जैसे भी इनके सवाल आएंगे वो भी लगवाए जाएंगे। इसके बाद अब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हटा दिया गया है। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा में पढ़ा सकते हैं, नहीं बाकी हटा दिया गया है। तो हम लोग इसके बाद डायरेक्ट लेंस पे चलेंगे। लेंस के बाद देखो समय थोड़ा लग जाता है, अलग बात है। इसके बाद लेंस पढ़ लेंगे। लेंस क्या होता है वो भी बेहतर तरीके से, क्योंकि लेंस भी क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी, उसमें भी रिफ्रैक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों में जितना भी अब आगे पढ़ोगे सब किसकी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्रैक्शन की। कोई प्रिज्म होगा उसमें भी रिफ्रैक्शन होगा, लेंस में भी रिफ्रैक्शन होगा। कोई स्लैब रखा हो कांच का पैरेलल, उसमें भी रिफ्रैक्शन होगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इनमें रिफ्रैक्शन होगा। हम रिफ्रैक्शन में अलग अलग देखेंगे कि लेंस में रिफ्रैक्शन होता तो उनके क्या फ़ायदे होते हैं, और कौन से लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, कन्वेक्स कैसे होते हैं। कन्वेक्स में क्या होता है कि कैसे जो है रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए उनको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कैसे जो है कनकेव लेंस, अवतल लेंस होते हैं जो उन रे ऑफ लाइट को विसरित कर देती हैं, अच्छा डाइवर्ट कर देते हैं, तो वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही आप करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए, भविष्य बनाते रहिए अपना, इसी शुभकामनाओं के साथ।